कूलम फॉर्मूला दे रहे हैं। कूलम फिजिसिस्ट हैं, कूलम मैथमेटिशियन है, कूलम मैथमेटिक्स के टर्म में बात कर रहे हैं, इसलिए बहुत प्रिसाइज रहना होता है। उनको इक्वेशन देना है, वो केवल अपनी बात कह के चले नहीं जाएंगे हमारे पॉलिटिशियंस की तरह, ऐसा नहीं है। उनको हर बात का जस्टिफिकेशन देना होता है, ऐसा नहीं कि उन्होंने कुछ भी कह दिया और फिर उसके बाद इलेक्ट्रिक फोर्स की एक और इंटरेस्टिंग बात है, वो ये कहते हैं कि जो मैग्नेटिक फोर्स है वो दोनों तरीके से काम करता है, अट्रैक्शन भी होता है, रिपल्शन भी होता है, और जो इलेक्ट्रिक फोर्स है वो भी अट्रैक्शन और रिपल्शन दोनों होता है। एक बात यहाँ पर ये है इलेक्ट्रिक फोर्स में, वो ये कहते हैं कि रिपल्शन इज द कंफर्मेटिव टेस्ट ऑफ इलेक्ट्रिक फोर्स। कैसे, इस बात का क्या मतलब है? इस बात का मतलब ये है कि कुछ ऐसी सिचुएशंस रहती हैं इलेक्ट्रिक फोर्स में जहां पर एक इलेक्ट्रिकली चार्ज बॉडी दूसरी इलेक्ट्रिकली न्यूट्रल बॉडी को अट्रैक्ट कर लेती है। सुनने में अजीब लग रहा है और ऐसा लगता है कि ये इलेक्ट्रिक फोर्स को इनवैलिड भी करता है, लेकिन ऐसा नहीं है। और उसका बहुत बड़ा कारण ये है कि जो भी मटेरियल होता है, हम लोग आगे चल के पढ़ेंगे इसी टॉपिक में, जो इसके फर्दर एप्लीकेशंस हैं उसमें ये बात हम लोग पढ़ते हैं। डाइलेक्ट्रिक एक चीज़ आती है, तो डाइलेक्ट्रिक एक्चुअली इंसुलेटर होता है, लेकिन वो ऐसा इंसुलेटर होता है जो किसी इलेक्ट्रिक फील्ड में पोलराइज हो जाता है। पोलराइज होने का क्या मतलब है मैं आपको बता रहा हूँ, यहाँ पर समझिए। एक बहुत फेमस एक्सपेरिमेंट, छोटे बच्चे भी उस एक्सपेरिमेंट को जरूर परफॉर्म करते हैं, जहाँ पर ये होता है कि एक प्लास्टिक के स्केल को ड्राई हेयर पे रब करते हैं और फिर उससे छोटे छोटे पेपर के पीस अट्रैक्ट कराते हैं। उसमें करना ये होता है, आप घर पे भी कर सकते हैं, कोई भी एक नॉर्मल पीस ऑफ पेपर ले लीजिए, उसके छोटे छोटे टुकड़े कर लीजिए 1/2 सेंटीमीटर स्क्वायर या इस टाइप के, और फिर एक प्लास्टिक का स्केल ड्राई हेयर पे, याद रखिए हेयर ड्राई होना चाहिए, स्वेट नहीं होना चाहिए, मॉइस्चर नहीं होना चाहिए, ऑयल नहीं होना चाहिए। ड्राई हेयर में अगर आप प्लास्टिक स्केल को जोर से रब करते हैं तो उस स्केल के ऊपर पॉजिटिव चार्ज आ जाता है, वही फ्रिक्शन, इलेक्ट्रिसिटी, ग्लास रॉड और सिल्क वाले कंसेप्ट से। तो जब हमारे प्लास्टिक के स्केल पर सपोज ये आपका रूलर है और इसके ऊपर पॉजिटिव चार्ज आ गया, ये इसके ऊपर पॉजिटिव चार्ज है। पॉजिटिव चार्ज का मतलब क्या है कि वो किसी नेगेटिव चार्ज को अट्रैक्ट करेगा और किसी दूसरे पॉजिटिव चार्ज को रिपेल करेगा। जब आप इसके सामने यहाँ पर पीस ऑफ पेपर रखते हैं, क्या होता है कि जो इसका पॉजिटिव चार्ज है वो पेपर पीस का मतलब कि पेपर पीस की थिकनेस अ फ्यू मिलीमीटर होगा, 10⁻⁻⁴ मीटर तक हम लोग एक पेपर की थिकनेस मान सकते हैं। और एक एटम का साइज होता है 10⁻⁻10। पावर में है, इसको 6 और 4 में मत देखिए। 10⁻⁻10 रेडियस का एक एटम है और 10⁻⁻4 एक पीस ऑफ पेपर की थिकनेस। मैं ये बताना चाह रहा हूं कि एक पीस ऑफ पेपर में एक साइड और दूसरे साइड के अक्रॉस जो थिकनेस ऑफ पेपर है, थिकनेस ऑफ पेपर में थाउजेंड्स ऑफ मिलियंस ऑफ एटम्स होंगे। ये ऐसा कहते हैं कि पॉजिटिव चार्ज, ये जो एजम्पशन है, इस एजम्पशन के हिसाब से इस रूलर का, इस स्केल का जो हमारा पॉजिटिव चार्ज है वो इसके नेगेटिव चार्ज को इधर अट्रैक्ट करता है और पॉजिटिव चार्ज इस साइड पर आ जाता है। इसका मतलब कि पेपर पीस का जो फेसिंग साइड है वो इसका ऑपोजिट हो जाएगा। इसका मतलब कि अगर कोई ऐसी सिचुएशन होती कि ये इस स्केल के ऊपर अगर एक नेट नेगेटिव चार्ज होता और यहाँ पर हम लोग पीस ऑफ पेपर रखते, तो पीस ऑफ पेपर का फेसिंग साइड यहाँ पर पॉजिटिव चार्ज आता और यहाँ पर नेगेटिव चार्ज आता। ये चार्जेस इंड्यूस्ड चार्जेस हैं, इसलिए इस तरीके के प्रोसेस को हम लोग इलेक्ट्रोस्टैटिक इंडक्शन भी कहते हैं। ठीक है, इसका नाम इलेक्ट्रोस्टैटिक इंडक्शन भी होता है, ऑफिशियल नाम इसका। और ये एक्सपेरिमेंट बहुत ही सिंपल है, यू कैन परफॉर्म एट होम। अब क्या हुआ कि जो ये इसका रूलर का जो पॉजिटिव चार्ज है ये इसके नेगेटिव चार्ज को अट्रैक्ट करेगा, ये फोर्स ऑफ अट्रैक्शन, और ये वाला पॉजिटिव चार्ज इसके नेगेटिव चार्ज को इधर रिपेल करेगा, ये फोर्स ऑफ रिपल्शन काम करेगा। बट आप देख रहे हैं कि नेगेटिव चार्ज इज क्लोजर टू द पॉजिटिव चार्ज, सो इन दैट केस अट्रैक्शन इज गोइंग टू बी ग्रेटर देन रिपल्शन बाय ऑल मीन्स। ठीक है, तो ऐसा जब होता है, और ये हम लोगों ने पेपर पीस को छोटा पीस क्यों लिया, हम लोगों ने छोटा टुकड़ा इसलिए लिया, जब हमने उसको टेबल पर रखा
तो उसका mg भी काम कर रहा होगा। तो हम ऐसी सिचुएशन में उस पेपर पीस को उस प्लास्टिक के स्केल से अट्रैक्ट करा सकते हैं, या वो पेपर पीस आके उस स्केल पर चिपक जाएगा जब उस पेपर पीस का mg बहुत कम होगा। तो mg के अगेंस्ट इलेक्ट्रिक फोर्स काम कर रहा है। इन जनरल भी इलेक्ट्रिक फोर्स mg से बहुत ज्यादा होता है। इन नॉर्मल सिचुएशन आपने देखा, अभी हम लोगों ने प्रोटॉन के केस में कंपेयर किया था कहीं पर कि जो प्रोटॉन का फोर्स था वो ये किया हुआ है हम लोगों ने कि आप देख रहे हैं इलेक्ट्रिक फोर्स 10 टू द पावर 36 टाइम्स स्ट्रॉन्गर। तो ये पेपर पीस जो है, दिस पेपर पीस इज गोइंग टू बी अट्रैक्टेड बाय दिस थिंग। इसी तरीके से अगर इस पर ये एक कोई ऑब्जेक्ट है, इसके ऊपर नेट नेगेटिवली चार्ज है, ये नेगेटिवली चार्ज बॉडी है, बिल्कुल भी कंफ्यूज मत होइएगा, ये नेगेटिवली चार्ज बॉडी है, इलेक्ट्रिकली चार्ज है, इसके ऊपर Q नेगेटिव है, और ये जो पीस ऑफ पेपर है ये इलेक्ट्रिकली न्यूट्रल है। बहुत ध्यान से देखिए, ये पीस ऑफ पेपर इलेक्ट्रिकली न्यूट्रल है। इलेक्ट्रिकली न्यूट्रल का मतलब क्या है? ये जो पीस ऑफ पेपर है ये इलेक्ट्रिकली न्यूट्रल है। इलेक्ट्रिकली न्यूट्रल होने का मतलब कि ना तो ये इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट है और ना ही ये इलेक्ट्रॉन रिच है। कोई भी एक्सेस इलेक्ट्रॉन या लेस इलेक्ट्रॉन इसमें नहीं है, इसलिए ये इलेक्ट्रिकली न्यूट्रल है। लेकिन ये जो बॉडी है ये बॉडी नेगेटिवली चार्ज है। नेगेटिवली चार्ज का मतलब क्या हो गया? एक्सेस इलेक्ट्रॉन। एक्सेस इलेक्ट्रॉन जब यहां पर होंगे तब ये नेगेटिवली चार्ज है। लेकिन ऐसी सिचुएशन में अगर ये पीस ऑफ पेपर है या कोई भी लाइटर ऑब्जेक्ट है, अगर वो टेबल पर रखी है, उसका mg कंपैरेटिवली बहुत कम है, तो जो इलेक्ट्रिक फोर्स ऑफ अट्रैक्शन इस नेगेटिव और इस पॉजिटिव के बीच में काम करेगा, ये फोर्स ऑफ अट्रैक्शन और इस नेगेटिव के बीच में जो फोर्स ऑफ रिपल्शन है, यहां पर भी वही होगा। अट्रैक्शन रिपल्शन को डोमिनेट कर देगा और ये पीस ऑफ पेपर फिर से इस ऑब्जेक्ट से अट्रैक्ट हो जाएगा। वो ये कहना चाह रहे हैं कि अगर हमको ये एक्सप्लेनेशन नहीं मालूम, अगर हम डाइलेक्ट्रिक नहीं समझते, अगर हम पोलराइजेशन नहीं समझते, अगर हम पीस ऑफ पेपर पर की एक सरफेस पे नेगेटिव चार्ज और दूसरी सरफेस पे पॉजिटिव चार्ज नहीं जस्टिफाई कर पा रहे हैं, तो हमको ऐसा भी लग सकता है या हम ऐसा भी मान सकते थे कि एक बॉडी पर नेगेटिव चार्ज है और एक बॉडी पर पॉजिटिव चार्ज। इसका मतलब कि अगर वो स्केल पीस ऑफ पेपर को अट्रैक्ट कर रहा है, तो अगर स्केल पर पॉजिटिव चार्ज है, अगर हम किसी तरीके से ये जस्टिफाई कर पा रहे हैं कि प्लास्टिक स्केल से इलेक्ट्रॉन निकल के हमारे बालों में आ गए, तो हम जरूर ऐसा मान सकते थे कि पेपर पीस के ऊपर या पीस ऑफ पेपर पर जरूर कुछ ना कुछ नेगेटिव चार्ज रहा होगा, नेट नेगेटिव चार्ज रहा होगा, या पीस ऑफ पेपर नेगेटिवली चार्ज बॉडी रही होगी, तभी वो अट्रैक्ट कर रहा है। लेकिन ये इसलिए ये लोग ऐसा कहते हैं कि अगर हम कहीं इलेक्ट्रिक फोर्स की बात कर रहे हैं और अट्रैक्शन दिख रहा है, तो हमको ये कंक्लूड नहीं करना चाहिए कि दोनों बॉडी इलेक्ट्रिकली चार्ज्ड हैं। इसका मतलब यह है कि अगर कोई एक ऑब्जेक्ट A और कोई एक ऑब्जेक्ट B, इन दोनों के बीच में अट्रैक्शन काम कर रहा है, अगर ये दोनों एक दूसरे को अट्रैक्ट कर रहे हैं, तो ये जरूरी नहीं है कि Q1 हो सकता है चार्ज हो, Q2 हो सकता है चार्ज ना हो। ना हो का मतलब क्या? कि हो सकता है कि Q2 के ऊपर चार्ज 0 हो। ये अट्रैक्शन का केस है, ये बात समझिए। लेकिन वो ये कह रहे हैं कि अगर कोई एक ऑब्जेक्ट A है और कोई एक ऑब्जेक्ट B है और ये दोनों एक दूसरे को इलेक्ट्रिकली रिपेल कर रहे हैं, पता कैसे चलता है कि इलेक्ट्रिकली रिपेल कर रहे हैं? फिर से वही बात जो यहां पर मैंने बात बताई कि इलेक्ट्रिक फोर्स कंपैरेटिवली स्ट्रॉन्गर होता है। ठीक बात है। तो अगर ऐसी कोई सिचुएशन है और ये रिपल्शन का केस है, तो रिपल्शन के केस में हम ये कह सकते हैं कि अगर ये दोनों इलेक्ट्रिक फोर्स हैं, तो हम ये बात कह सकते हैं कि इन दोनों बॉडीज के ऊपर कुछ ना कुछ चार्ज होगा। और दूसरी इंपॉर्टेंट बात कि इन दोनों बॉडीज के ऊपर लाइक चार्ज होगा, या तो दोनों पर पॉजिटिव होगा या दोनों पर नेगेटिव होगा। मैं यहां पर लिख दे रहा हूं, A and B both are charged first of all and having same charge या like चार्ज इसके ऊपर आ जाएगा। तो ये हम लोगों ने इलेक्ट्रिक चार्ज के बारे में कुछ समझा। और अब आता है कूलम्स लॉ। ये देखिए कूलम्स लॉ की क्या कहानी।
कूलम्स लॉ ने ये कूलम्स लॉ का स्टेटमेंट ये है, नेक्स्ट पेज पर हम लोग देख रहे हैं, कूलम्स लॉ का स्टेटमेंट ये है कि टू स्टेशनरी पॉइंट चार्जेस, बहुत ध्यान से देखिए, कूलम्स लॉ का स्टेटमेंट क्या है? कूलम्स लॉ का स्टेटमेंट है टू स्टेशनरी पॉइंट चार्जेस, टू स्टेशनरी पॉइंट चार्जेस, द फोर्स ऑफ अट्रैक्शन और रिपल्शन, पूरा स्टेटमेंट ये है, द फोर्स ऑफ अट्रैक्शन और रिपल्शन, इस केस में फोर्स ऑफ अट्रैक्शन नहीं, फोर्स ऑफ रिपल्शन, इस फोर्स का नाम F21 और इस फोर्स का नाम F12। ध्यान से देखिए, F12 जो है, F12 जो है दैट इज फोर्स ऑन Q1। मैं बार बार आपको ये बात समझाता हूं कि फोर्स के केस में ऑन और बाय का कंसेप्ट हमेशा क्लियर होना चाहिए, नहीं तो कहीं ना कहीं जाके आप जरूर फंसेंगे। फोर्स ऑन Q1 बाय Q2 और जो F21 है दैट इज फोर्स ऑन Q2 बाय Q1। ये लिखने का तरीका है, मैं ऐसे लिख रहा हूं कि जो चार्ज मैंने पहले लिखा है उस पर फोर्स लगा रही है दूसरी बॉडी। अगर मैंने F12 लिखा तो फोर्स ऑन Q1 बाय Q2, और अगर मैंने F21 लिखा तो फोर्स ऑन Q2 बाय Q1। कूलम ने क्या कहा? कूलम ने ये कहा कि इन दोनों का जो मैग्नीट्यूड है वो बराबर होगा। पहली बात, ये कूलम के कहने का तरीका था। और आप ये बात समझते हैं, वेक्टर रिप्रेजेंटेशन में अगर कहीं ऐसा लिखा है कि वेक्टर A इज इक्वल टू माइनस ऑफ वेक्टर B, तो ऐसा हम केवल तभी लिखते हैं जब उन दोनों वेक्टर्स का मैग्नीट्यूड एग्जैक्टली बराबर हो और डायरेक्शन एग्जैक्टली नेगेटिव ऑपोजिट, इसका मतलब 180 डिग्री। तो ये बात यहां से आ गई कि इन दोनों का मैग्नीट्यूड सेम है। लेट्स से कि ये मैग्नीट्यूड F है, लेट्स से ये वाला मैग्नीट्यूड F है, तब कूलम ने ये बात कही, द फोर्स ऑफ अट्रैक्शन और रिपल्शन, रिपल्शन का मतलब ये वाला केस और अट्रैक्शन का मतलब इफ द टू चार्जेस आर ऑफ ऑपोजिट साइन देन दिस विल बी द फोर्स वी आर टेकिंग इन अकाउंट विल बी फोर्स ऑफ अट्रैक्शन। सो कूलम्स लॉ जनरल स्टेटमेंट दे रहा है, द फोर्स ऑफ अट्रैक्शन और रिपल्शन बिटवीन टू स्टेशनरी पॉइंट चार्जेस is directly proportional to product of magnitude of two charges and inversely proportional to square of the distance between them। यहां से ये बात इंटरेस्टिंग बात है जिसको बहुत सारे लोग अवॉइड कर देते हैं, हम लोग नहीं करते। वो कह रहे हैं कि पॉइंट चार्ज का क्या मतलब था? पॉइंट चार्ज का मतलब ये था भाई, वो ये कह रहे हैं कि इस फॉर्मूला में जो R है वो है डिस्टेंस बिटवीन टू पॉइंट चार्जेस। अगर हम ये कहते कि ये डिस्टेंस बिटवीन टू चार्जेस है, यहां पर ये जस्टिफाई हो सकता है कि हम लोग ये वाला डिस्टेंस ले रहे हैं और ये वाला पॉइंट है और ऐसा है वैसा है, पर अदरवाइज आप जनरल केस में देखिए कि जब हम लोग ये कह रहे हैं कि वी आर टॉकिंग अबाउट टू चार्ज बॉडीज, तो बॉडीज कहने में शेप तो नहीं पता चल रहा है। और आप ये टेक्निकल बात समझते हैं कि अगर हम ये कह रहे हैं कि कोई एक डिस्टेंस है तो वो हमेशा दो पॉइंट्स के बीच में, दो शहरों के बीच में जो डिस्टेंस मेजर किया जाता है वो कभी भी एक यूनिक नंबर नहीं आता अगर दो अलग अलग चार अलग अलग ऑब्जर्वर्स को मेजर कर रहे हैं। अगर हम माइलस्टोन इसीलिए लगाए जाते हैं कि जो डिस्टेंस हम ये कहते हैं कि दो सिटीज के बीच का डिस्टेंस 100 किलोमीटर है, वो हम उन माइलस्टोन के बेसिस पे कहते हैं, रोड लेंथ हम लोग मेजर करके कहते हैं। आप ये बात समझते हैं कि बड़े शहर, एक मुंबई एक शहर है और एक बैंगलोर एक शहर है, अगर ये बड़े शहरों की अगर हम लोग बात करें तो हम कभी यूनिक डिस्टेंस नहीं कह सकते कि बॉम्बे में किस प्लेस से और फिर बैंगलोर में किस प्लेस तक आप जा रहे हैं, तो वो एक यूनिक नंबर तभी आएगा जब आप दो स्पेसिफिक पॉइंट की बात करेंगे। कूलम फॉर्मूला दे रहे हैं, कूलम फिजिसिस्ट हैं, कूलम मैथमेटिशियन हैं, कूलम मैथमेटिक्स के टर्म में बात कर रहे हैं, इसलिए बहुत प्रिसाइज रहना होता है। उनको इक्वेशन देना है, वो केवल अपनी बात कह के चले नहीं जाएंगे हमारे पॉलिटिशियंस की तरह, ऐसा नहीं है। उनको हर बात का जस्टिफिकेशन देना होता है, ऐसा नहीं कि उन्होंने कुछ भी कह दिया और फिर उसके बाद
तो ये जो स्टेटमेंट आया, इन दोनों स्टेटमेंट में ये बात थी कि जब आर है तो इसलिए हम लोग को पॉइंट चार्ज देना है, कि लॉ पॉइंट चार्ज के लिए है। अगर दो इरेगुलर शेप की बॉडीज होंगी तो वहां पर हम लोग पॉइंट चार्ज एज्यूम करेंगे, इसीलिए इसमें डिफरेंशियल कैलकुलस आता है, अभी हम लोग आगे बात करेंगे। तो इन दोनों को जब हमने एसोसिएट किया तो हमारा स्टेटमेंट कुछ ऐसा आ गया, Q1 Q2 अपॉन आर स्क्वायर। दिस स्टेटमेंट इज नथिंग बट द कूलम्स लॉ। ये कूलम्स लॉ है, बिल्कुल भी घबराएंगे नहीं, बिल्कुल भी परेशान नहीं होंगे, ये कूलम्स लॉ है। अब हम लोग प्रोपोर्शनैलिटी कांस्टेंट यहां पर इंट्रोड्यूस कर रहे हैं। प्रोपोर्शनैलिटी कांस्टेंट का बहुत गहरा खेल है इसमें। क्या गहरा खेल है भाई, समझिए। क्यों हम लोग कह रहे हैं कि गहरा खेल है? हम लोग गहरा खेल इसलिए कह रहे हैं क्योंकि जो ये के जो यहाँ पर है, जब हम इसको ग्रेविटेशनल वाले फॉर्मूला से कंपेयर करते हैं, जैसा कि आप पीछे हम लोगों ने किया, जो ग्रेविटेशनल फोर्स है वो इस तरीके का फॉर्मूला आता है m1 m2 अपॉन आर स्क्वायर, और जो इलेक्ट्रिक फोर्स है उसका इस तरीके का फॉर्मूला आता है। तो अगर हम लोग केवल इसको इस फॉर्मूला के बेसिस पर कंपेयर करें कि ग्रेविटेशनल चार्ज एक चीज है और फिर इलेक्ट्रिक चार्ज एक चीज है, और फिर हम लोग प्रोपोर्शनैलिटी कांस्टेंट की बात करें, तो मोटी बात यह है कि ये वाला जो कांस्टेंट है, ये ग्रेविटेशनल फोर्स में जो प्रोपोर्शनैलिटी कांस्टेंट है वो मीडियम डिपेंडेंट नहीं होता है, लेकिन जो इलेक्ट्रिक फोर्स में प्रोपोर्शनैलिटी कांस्टेंट है, के से, स्मॉल के से जिसको हम लोग डिनोट कर रहे हैं, वो मीडियम डिपेंडेंट है। ये जो के है, दिस के इज एब्सोल्युटली मीडियम डिपेंडेंट। अब ये एब्सोल्युटली मीडियम डिपेंडेंट का क्या मतलब है, ये बात हम लोगों को यहां पर डिस्कस करनी है। तो उसके लिए इन्होंने एक तरीका अपनाया और उन्होंने ये कहा कि अगर हम लोग ऐसा मान लें कि ये जो दो चार्जेस हैं Q1 Q2, हम लोगों ने इन दोनों चार्जेस को वैक्यूम में रखा। ठीक बात है। वैक्यूम का मतलब होता है एब्सेंस ऑफ एनी मीडियम। तो एब्सेंस ऑफ मीडियम का मतलब कि जहां पर किसी भी तरीके का कोई गैस या कोई लिक्विड नहीं है, तो ऐसी सिचुएशन यूनिवर्सल कांस्टेंट होती है। इसका मतलब आप ये बात समझते हैं कि इंटेलेक्ट जो होता है उसमें अलग अलग हो सकता है, कि भाई यूरोपियन इंटेलेक्ट दूसरे टाइप का होता है और जापानीज इंटेलेक्ट दूसरे टाइप का होता है और इंडियन इंटेलेक्ट तीसरे टाइप का होता है और पाकिस्तानी इंटेलेक्ट चौथे टाइप का होता है। लेकिन यहां पर जो बात आ रही है वो ये कि हम लोग वैक्यूम की बात कर रहे हैं। तो वैक्यूम, तो इसका मतलब कि जो एब्सेंस है वो तो सब जगह सेम है। तो ये अगर वैक्यूम में हम लोगों ने दो चार्जेस रखे और r डिस्टेंस पर, और फिर वही दोनों चार्जेस हम लोगों ने किसी दूसरे मीडियम में उतने ही डिस्टेंस पे, इसका मतलब Q1 Q2 भी सेम है और उनके बीच का डिस्टेंस भी सेम है। ये हम लोग ऐसा मान रहे हैं कि इस सिचुएशन में यहां पर वैक्यूम है और यहां पर कोई भी दूसरा मीडियम है। ये मीडियम हमारा लिक्विड हो सकता है, ये मीडियम कोई गैस हो सकती है, ये मीडियम नॉर्मल एयर हो सकती है। ऐसी सिचुएशन में इन्होंने क्या कहा कि यहां पर जो प्रोपोर्शनैलिटी कांस्टेंट की वैल्यू आती है वो आती है 1/4 पाई एप्सिलॉन 0 एप्सिलॉन। यस, इसका नाम एप्सिलॉन है। ये जो सिंबल है, इस सिंबल को हम लोग एप्सिलॉन रीड करते हैं, और ये सिंबल हम लोगों ने यहां पर जो ये वैक्यूम के केस में एप्सिलॉन नॉट से रिप्रेजेंट किया, और मीडियम के केस में हम लोगों ने 1/4 पाई एप्सिलॉन से रिप्रेजेंट किया। अब ये एप्सिलॉन और एप्सिलॉन 0 में क्या फर्क है, ये हम लोग देखने की कोशिश करेंगे, समझने की कोशिश करेंगे। ध्यान से देखिए, ये जो एप्सिलॉन है इसके लिए हम लोग एक नई फिजिकल क्वांटिटी यहां पर ला रहे हैं जिसका नाम होता है परमिटिविटी। क्या नाम है? परमिटिविटी ऑफ अ मीडियम। एप्सिलॉन is a symbol we are using for denoting permittivity of a medium. Permittivity की टेक्निकल डेफिनेशन ये है कि the degree up to which an electric charge can influence the medium. मैं यहां पर लिख दे रहा हूं कि permittivity की डेफिनेशन क्या है। permittivity की डेफिनेशन है the degree up to which an electric charge can influence the medium। थोड़ा
सुनने में अजीब लगता है पर है यही, कैन इन्फ्लुएंस द मीडियम। अब ये बात आपको यहाँ पर समझनी है कि परमिटिविटी हम लोग कैसे डिफाइन कर रहे हैं, और उससे भी ज्यादा इंपॉर्टेंट बात कि इलेक्ट्रिक चार्ज में ऐसा क्या हुआ कि मीडियम डिपेंडेंट हो गया। बिल्कुल बेसिक में रहिए। अगर हम एक नॉर्मल एयर की बात कर रहे हैं तो एयर का मतलब क्या है, कॉम्पोजिशन ऑफ फ्यू गैसेस। गैस का मतलब क्या है, मॉलिक्यूल। मॉलिक्यूल के अंदर क्या है, एटम। एटम के अंदर क्या है, पॉजिटिव और नेगेटिव चार्ज। इसका मतलब कि जिस हम लोग एक न्यूट्रल एटम की बात कर रहे हैं उसके अंदर भी प्रोटॉन्स और न्यूट्रॉन्स का एक कॉन्फ़िगरेशन है, एक अरेंजमेंट है जिसको हम लोग एटम कह रहे हैं। फिर दो लाइक एटम, या एक जैसे कार्बन डाइऑक्साइड गैस है तो उसमें कार्बन का एटम और फिर दो ऑक्सीजन के एटम मिलके एक CO2 मॉलिक्यूल बना रहे हैं। तो इसका मतलब ये है कि अब उस फ्रेम में, उस सराउंडिंग में जहां पर बहुत सारे ऐसे एटम्स हैं, वहां पर हम किसी दो चार्ज के लिए बात कर रहे हैं। आप ऐसा सोचिए कि बहुत सारे चार्जेस हैं, अलग अलग तरीके का कॉन्फ़िगरेशन है, और हम लोगों ने कोई 2 पॉइंट चार्जेस वहां पर सिलेक्ट कर रखे हैं और हम केवल उनके इंटरेक्शन की बात कर रहे हैं। जो कूलम्बियन फोर्स है, जो कूलम्स लॉ है, जो इलेक्ट्रिक फोर्स जिसकी हम लोग यहां पर बात कर रहे हैं, वो केवल 2 चार्जेस के लिए हम लोग डिफाइन कर रहे हैं। तो ऐसी सिचुएशन में मीडियम जरूर अपना रोल प्ले करेगा। इसका मतलब कि जो ये वाला चार्ज है, ये वाला चार्ज जब इसके चारों तरफ, इस वाले चार्ज के चारों तरफ जब कोई भी गैसियस मीडियम है, जो भी यहां पर एटम्स हैं, इन सारे एटम में भी इलेक्ट्रिक चार्ज है, तो होगा क्या कि एक्चुअली ये वाला जो पर्टिकुलर चार्ज है, ये अपने सराउंडिंग एटम से, मीडियम के मॉलिक्यूल से या मीडियम के एटम से भी इंटरेक्ट करता है। उस इंटरेक्शन की वजह से इन दोनों पर्टिकुलर चार्जेस के बीच का फोर्स मैग्नीट्यूड वाइज बदल जाता है। नेट डायरेक्शन वगैरह उसका बेसिक नेचर पर कोई फर्क नहीं आ रहा है कि इसका मतलब अगर लाइक चार्जेस हैं तो मीडियम में रखने पर वो अट्रैक्ट करने लगेंगे, नहीं। लाइक चार्जेस हैं तो वो यहां पर भी रिपेल करेंगे और वैक्यूम में भी रिपेल करेंगे। बस अंतर क्या हुआ, अंतर ये हुआ कि जब हम इसको वैक्यूम में करेंगे, बहुत ध्यान से देखिए, वैक्यूम में जब ये दोनों चार्जेस रखे होंगे तब ये फोर्स आएगा 1/4 पाई एप्सिलॉन 0, और ये आ गया Q1 Q2 अपॉन R²। फिर उन्हीं दोनों चार्जेस के बीच का फोर्स किसी दूसरे मीडियम में आ गया, तो फॉर्मूला क्या बन रहा है, 1/4 पाई एप्सिलॉन। ठीक है, बहुत ध्यान से देखिए, ये जो K था जब ये वैक्यूम में है, अगर ये वैक्यूम में है तो वैक्यूम में K की वैल्यू आती थी 9 × 10⁹। ये डायमेंशनल कांस्टेंट है। K का डायमेंशनल फॉर्मूला FR² अपॉन Q1 Q2 से हम लोग निकाल लेंगे, जहां पर F फोर्स है, R डिस्टेंस है और Q1 Q2 इलेक्ट्रिक चार्ज। तो ये जो स्मॉल k है, इस k की वैल्यू अगर हम लोग इस इक्वेशन में रखेंगे तो हमारे पास एप्सिलॉन की वैल्यू आ जाएगी। बहुत ध्यान से देखिए, k की जगह ये 9 × 10⁹, 4 पाई की वैल्यू 3.14, और यहां से एप्सिलॉन नॉट की वैल्यू हमारे पास आ जाएगी, जो कि आती है 8.85 × 10⁻⁻12। इस कांस्टेंट में जो दो चीजें हैं, इस प्रोपोर्शनैलिटी कांस्टेंट में जो दो चीजें हैं, उनको बहुत ध्यान से देखिए। पहली चीज है 4 पाई, और 4 पाई मैंने आपको बताया था एक किसी दूसरे डिस्कशन में कि 4 पाई होता है सॉलिड एंगल। 4 पाई क्या चीज होती है, 4 पाई होता है सॉलिड एंगल सबटेंडेड बाय अ क्लोज्ड सरफेस एट एनी पॉइंट विद इन इट। इसका मतलब कि अगर हम लोग 2 मिनट के लिए इसको नेक्स्ट पेज पर जाने की कोशिश करें तो जो 3D में एंगल होता है वो सॉलिड एंगल होता है। ये हमारा सॉलिड एंगल है और हम लोग 2D में जब बात करेंगे तो हमारा प्लेन एंगल या नॉर्मल एंगल होगा। इसके लिए हम लोगों ने क्या बात करी थी कि कोई भी एक क्लोज लूप है, ये एक क्लोज लूप है, ये क्या है, ये एक क्लोज लूप है, और ये क्या है, ये एक क्लोज्ड सरफेस है। इन दोनों में अंतर समझिए। आपके पास कोई एक थ्रेड होता है, उस थ्रेड का आप लूप बना सकते हैं। ये लूप क्लोज लूप के फॉर्म में
एक स्क्वायर हो सकता है, एक ट्राइंगल हो सकता है, एक पेंटागन हो सकता है, एक रेक्टेंगल हो सकता है। तो उनका ये कहना है कि ये क्लोज लूप जब होगा, अगर ये किसी स्क्वायर के फॉर्म में है, या ये किसी ट्राइंगल के फॉर्म में है, या ये किसी रेक्टेंगल के फॉर्म में है, या सर्कल के फॉर्म में भी है। सर्कल भी हमारा 2D स्ट्रक्चर है, ये सब 2D स्ट्रक्चर हैं। तो सर्कल के केस में भी सेंटर पर जो टोटल एंगल बनेगा, ये वाला जो टोटल एंगल होगा, ये एंगल कितना आता है, 2 पाई। वे वही एंगल है जो हम लोग आर्क अपॉन रेडियस से डिफाइन करते हैं, जो ये प्लेन एंगल होता है जिसको थीटा से रिप्रेजेंट करते हैं, और थीटा जो होता है वो आर्क अपॉन रेडियस होता है। जब ये आर्क 2 पाई आर हो जाती है और डिवाइडेड बाय रेडियस आता है, तब ये थीटा 2 पाई आ जाता है। सॉलिड एंगल में क्या है, मैंने उस डिस्कशन में ये भी आपको बताया था कि हम लोग एंगल को देखने की कोशिश करते हैं, जो कि बिल्कुल गलत है। एंगल कभी दिखता नहीं। सॉलिड एंगल में जब हम लोग आ रहे हैं यहां पर, तो सॉलिड एंगल में क्या होता है, सॉलिड एंगल का कंसेप्ट क्या है। सॉलिड एंगल का कंसेप्ट ये है कि एक चीज ओमेगा है जो कि सरफेस एरिया अपॉन रेडियस स्क्वायर है, सरफेस एरिया अपॉन रेडियस स्क्वायर। अब मान लीजिए कि ये जो क्लोज सरफेस है ये स्फेरिकल है। अगर ये स्फेरिकल है, एक स्फेरिकल बलून को आप सोच सकते हैं, तो वो ये कह रहे हैं कि स्फेरिकल बलून का मतलब हो गया 4 पाई आर स्क्वायर, और रेडियस स्क्वायर आ गया ये, तो ये आ गया 4 पाई। 4 पाई एंगल यहां पर आ गया, वेरी गुड है ये। इसका मतलब कि अब वो बलून स्फेरिकल के बजाय अगर किसी भी दूसरी शेप का है, तो आप ये बात समझते हैं कि किसी भी दूसरी शेप का जब हम लोग बलून लेते हैं, तो उसके अंदर भी किसी पॉइंट पर जो टोटल सॉलिड एंगल बनेगा वो 4 पाई आएगा। अब सवाल ये कि यहां पर हम लोगों ने क्यों लिया, यहां पर ये 4 पाई का क्या सिग्निफिकेंस है। यहां पर 4 पाई का वही सिग्निफिकेंस है कि जो हम लोगों ने कूलम्स लॉ को रिस्ट्रिक्ट किया है केवल और केवल पॉइंट चार्ज के लिए। तो जब पॉइंट चार्ज स्पेस में रखा होगा, तो अब मान लीजिए वो ये कह रहे हैं कि एक चार्ज Q1 है, बहुत ध्यान से सुनिएगा, Q1 एक चार्ज है, Q1 को हम लोगों ने फिक्स कर लिया। Q1 क्या है, Q1 एक पॉइंट चार्ज है। अब उससे R डिस्टेंस पर दूसरा चार्ज, तो स्पेस में अगर एक पॉइंट पर Q1 चार्ज है और उससे R डिस्टेंस पर हम दूसरा चार्ज ले रहे हैं, तो वो कहीं पर भी हो सकता है। आप देखिए, तो ये जो लोकस बन रहा है ये पूरा स्फीयर बन रहा है। इसका मतलब कि Q1 एक स्फीयर के सेंटर पर है, ये उस स्फीयर का रेडियस क्या है, R, और उस स्फीयर के किसी भी पॉइंट पर अगर हम लोग Q2 रख देंगे, तो वैलिडिटी ऑफ कूलम्स लॉ इक्वल वैलिड होगी सबके लिए, सारे पॉइंट्स के लिए। ये कंसेप्ट यहां पर आ रहा है कि हम लोगों ने जब यहां पर पॉइंट चार्ज की बात करी है, इसलिए हमारा यहां पर सॉलिड एंगल का कंसेप्ट था। तो हम लोगों ने जो प्रोपोर्शनैलिटी कांस्टेंट है उसमें यहां पर एक चीज है 4 पाई और दूसरी चीज है एप्सिलॉन। जब मीडियम होगा तो ये एप्सिलॉन, और जब मीडियम नहीं होगा, इसका मतलब वैक्यूम होगा, तब वहां पर हम लोग एप्सिलॉन 0 रखते हैं। और एप्सिलॉन 0 की एक्सपेरिमेंटल वैल्यू जो आ रही है वो है 8.85 इंटू 10 टू द पावर -12। यहां पर इस कैलकुलेशन को अगर हम ध्यान से देखें, तो ये जो वैक्यूम ओवर मीडियम, अगर हम इन दोनों इक्वेशन को डिवाइड कर दें, तो ये सब कैंसिल हो जाएगा, ये 4 पाई कैंसिल हो जाएगा, एप्सिलॉन ऊपर चला जाएगा और एप्सिलॉन नॉट नीचे आ जाएगा। बहुत ध्यान से देखिए, एक्सपेरिमेंटल फैक्ट ये कहता है कि ये रेशियो हमेशा ग्रेटर देन 1 है। ग्रेटर देन 1 का मतलब क्या है, ग्रेटर देन 1 का मतलब ये है कि दो चार्जेस के बीच का फोर्स, दो चार्जेस Q1 Q2 प्लेस्ड एट अ डिस्टेंस R वाला फोर्स मैक्सिमम होगा व्हेन द चार्जेस आर इन वैक्यूम, और जब वो वही दोनों चार्ज उतने ही डिस्टेंस पर किसी भी दूसरे मीडियम में रख दिए जाएंगे, तो फोर्स का मैग्नीट्यूड कम हो जाएगा, नेचर में कोई चेंज नहीं आएगा। तो ऐसी सिचुएशन में ये जो रेशियो है ये भी ग्रेटर देन 1 है। तो इस रेशियो को एप्सिलॉन ओवर एप्सिलॉन 0 को हम लोग एप्सिलॉन R कहते हैं। ये इंपॉर्टेंट चीज है, एप्सिलॉन R ग्रेटर देन 1 आएगा, और एप्सिलॉन R होता है रिलेटिव परमिटिविटी। बहुत ध्यान से देखिए, ये है रिलेटिव परमिटिविटी ऑफ अ मीडियम। बहुत ध्यान से देखिए, रिलेटिव परमिटिविटी का क्या मतलब है।
रिलेटिव परमिटिविटी ऑफ अ मीडियम का मतलब ये है कि एप्सिलॉन आर, ये जो इक्वेशन है जिसको ये लोग जनरलाइज कर रहे हैं और ये कह रहे हैं कि इस इक्वेशन को हम 4 ऐसे लिख देंगे। ये क्या हुआ? ये ऐसा हुआ भाई कि हम लोगों ने जब ये निकाला कि एप्सिलॉन ओवर एप्सिलॉन नॉट इज एप्सिलॉन आर, इसी का दूसरा नाम डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट है। ये के जो है ये कैपिटल के है, ध्यान दीजिएगा, कंफ्यूज नहीं करेंगे। ये जो रेशियो वाला के है ये कैपिटल के है, और जो ये प्रोपोर्शनैलिटी कांस्टेंट वाला के था ये स्मॉल के था। यहां पर हम लोगों ने के डैश लिया था, के डैश जब मीडियम है और के जब वैक्यूम है, तो ये कैपिटल के आ गया। तो इनका ये कहना है कि हम एप्सिलॉन को एप्सिलॉन नॉट टाइम्स एप्सिलॉन आर लिख सकते हैं, या एप्सिलॉन को एप्सिलॉन नॉट टाइम्स के लिख सकते हैं। तो ऐसी सिचुएशन में हम लोगों ने इसको जनरल फॉर्मूला ऐसा बना लिया, 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट के Q1 Q2 अपॉन आर स्क्वायर। अब ये जो इतनी चीज है, ये इतनी चीज की वैल्यू कांस्टेंट है, और 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट की वैल्यू जो है वो 9 इंटू 10⁹ है। के जो है कैपिटल के जो डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट है वो ग्रेटर देन 1 होगा। इसका मतलब ही यही यहां पर है कि जब भी हम वैक्यूम के कंपैरिजन में किसी मीडियम में दोनों चार्जेस को रखेंगे उतने ही डिस्टेंस पर, तो उसका फोर्स वैक्यूम वाले मैग्नीट्यूड से हमेशा कम आएगा। कंफ्यूज नहीं करेंगे, ठीक है। आइए